हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एफएफ जो है ना, ये प्राइस ऑफ लव एफएफ का वन शॉट एफएफ का लास्ट पार्ट है और इसका नाम है रिवॉर्ड्स ऑफ लव। लिखा है इसे ऑटम शेड ने। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट छोड़ा था वहाँ पे जब विंग का एक्सीडेंट के दौरान दोनों पैरों को रिमूव कर दिया गया था। वो बहुत ही बुरी हालत में था और उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा उसके लिए वरीड था। वो दोनों बहुत ज़्यादा रोए थे क्योंकि वांग जी को ऐसा लग रहा था कि विंग को उसने खो ही दिया है। विंग जब होश में आता है और उसके कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और वो वापस रेस्ट करने के लिए जाता है तो वांग जी रूम से बाहर निकलता है और उसकी मुलाकात होती है अपने बड़े भाई लांशी चैन से। लेकिन ये क्या, लांशी चैन के पीछे विंग का भाई जियांग चेंग खड़ा हुआ था। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? लेकिन जियांग चेंग ने वांग जी की फिंगर में एंगेजमेंट रिंग देखी थी। वो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, वो ना वांग जी को पीटने वाला था। लांशी चैन ने वांग जी और जियांग चेंग के बीच में लड़ाई होने से रोकने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वांग जी इससे पहले ही जियांग चेंग के करीब पहुँच चुका था। उसने जियांग चेंग के जो एक्सपेंसिव सूट था ना, उसे कॉलर से पकड़ा और उसे ऊपर उठा दिया। वांग जी तेज़ आवाज़ में चिल्लाया और कहा, जियांग चेंग, तुम्हारा यहाँ आने का क्या अधिकार है? हाँ, तुम किस अधिकार से यहाँ पे आए हो? वांग जी कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाता था, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था किसी से। लेकिन जियांग चेंग जो कि हॉस्पिटल में आ गया था, उसने खुद विंग को घर से बाहर निकाला था और अब वो हॉस्पिटल में क्या करने के लिए आया था? वांग जी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और इसे और ज़्यादा बुरा बनाने के लिए ना केवल जियांग चेंग वहाँ पर आया था उसके भाई के साथ, बल्कि उसने वांग जी और विंग की इंगेजमेंट को नीचे निगाहों से देखा। जियांग चेंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुमने मुझसे कहा कि मेरा यहाँ पर आने का क्या अधिकार है? हाँ, विंग अभी भी मेरी फैमिली है। वांग जी ने जियांग चेंग को नीचे उतार दिया और फिर अपने भाई की ओर घूरकर देखा और कहा, इसे अंदर मत आने दीजिएगा। वांग जी इसके बाद पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लगा विंग के रूम की तरफ। उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वांग जी को अच्छे से पता था कि जियांग चेंग और विंग के बीच में क्या कुछ हुआ था, लेकिन जियांग चेंग ने यह कहा था कि विंग सेल्फिश वे में खुद से जियांग फैमिली से दूर चला गया था, भाग गया था जब उन्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन विंग ने बाद में अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि वो इसलिए भागा था क्योंकि उसे एक ऐसी चीज़ दे दी गई थी, क्योंकि जियांग फैंगमियान ने अपनी सारी संपत्ति विंग के नाम लिख दी थी। तो उसने ये कहा था कि मुझे ये चीज़ कभी नहीं चाहिए थी और इसकी वजह से उसके खुद के भाई ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। और अभी भी जियांग चेंग विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था और वांग जी कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकता? तो साथ में शिचन को तो पता था ना, फिर भी वो ये सब कैसे होने दे रहा था? वांग जी सुन रहा था कि जियांग चेंग खांस रहा है। तभी जियांग चेंग कहता है, लान वांग जी, क्या विंग ने तुम्हें ये एंगेजमेंट रिंग पहनने के लिए पैसे दिए हैं? अचानक से चलते चलते वांग जी के कदम रुक गए। उसकी पूरी बॉडी टेंस्ड हो गई थी। वो कहता है, इसकी हिम्मत कैसी हुई? तभी वो पीछे की ओर मुड़ा और बोला, एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा तुमने? लेकिन वो अभी ना बिल्कुल ही मूड में नहीं था जियांग चेंग से लड़ाई करने के लिए और वो सिर्फ अभी विंग के साथ रहना चाहता था, विंग के साथ वक्त बिताना चाहता था। वांग जी जब रूम में वापस गया तो अभी भी विंग गहरी नींद में सो रहा था, पीसफुली सो रहा था। उसके शोल्डर तक जो ब्लैक हेयर आ रहे थे वो भी लूज थे और हवा में ना इधर उधर लहरा रहे थे और उसकी सॉफ्ट स्किन लाइट की वजह से ना शाइन कर रही थी। वांग जी और विंग के बीच में जो भी चीज़ें हुई थी, विंग उस बिल्डिंग के नीचे दबा हुआ था, वांग जी उसको देख नहीं पाया था। जो भी चीज़ें हुई थी और इसकी वजह से विंग का पैर रिमूव कर दिया गया था, ये वांग जी के लिए एक कभी ना ख़त्म होने वाले भयानक सपने की तरह थी। ये चीज़ें वांग जी के दिमाग में पूरे दिन नाच रही थी। वो कैसे विंग को भूल सकता था? वो कैसे नहीं विंग को ढूंढ पाया था? हो सकता है कि वो बिल्डिंग में कहीं ना कहीं दूसरे से मिले हों, है ना? विंग क्या सोच रहा था जब बिल्डिंग उसके ऊपर कोलैप्स हुई थी? क्या वो डर गया था? क्या उसे किसी चीज़ का अफसोस हो रहा था? एक बार फिर वांग जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी। इसके बाद उसने धीरे से विंग के बगल में जो चेयर थी उस पर जाकर के वांग जी बैठ गया और उसने खुद से कहा कि वो नहीं रोएगा। उसे विंग के लिए स्ट्रांग होना होगा क्योंकि जल्द ही अब विंग को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जो कि वांग जी की मुश्किलों से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तभी अचानक से जब वांग जी को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है तो एकदम से वांग जी को लगा कि शायद ये जियांग चेंग होगा। लेकिन तभी जब उसने अपने भाई को यानी कि शिचेन को देखा तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। वांग जी की तरह शिचेन
को आसानी से अप्रोच किया जा सकता था। उसकी गोल्डन आइज़ वार्म थीं, वेलकमिंग थीं और शिचन के फेस पर हल्की सी स्माइल थी। जब किसी जगह वांगजी की आंखें कोल्ड थी, इमोशनलेस थीं और वो ज़्यादा बात भी नहीं करता था किसी से। वांगजी कहता है, श्योंगज़ेंग। शिचन ने धीरे से कहा, आसान, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है जो कुछ भी विंग के साथ हुआ। वांगजी बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था और जब उसने अपने भाई को अपने सामने देखा तो वो खुद को रोक नहीं सका और वो टूट गया और वो रोने लगा। अचानक से वांगजी को महसूस हुआ कि उसके भाई ने उसको थाम लिया है। वो यानी कि शिचन वांगजी को ना संभालने की कोशिश कर रहे थे। शिचन कहते हैं, आजान, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ विंग तुम पर गुस्सा नहीं होगा और वो तुम्हें कभी ब्लेम भी नहीं करेगा इस एक्सीडेंट के लिए, क्योंकि जो होना था वो तो होना ही था, वो एक एक्सीडेंट था। वांगजी ने अपना चेहरा शिचन के शोल्डर के पास छुपा लिया था। वो चुपचाप खड़ा हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि सच ये था कि शब्द उसके मुंह से बाहर आ ही नहीं रहे थे। शिचन एक धैर्यवान पर्सन था अपने भाई के प्रति। उसने वांगजी को अपने से दूर पुश नहीं किया, नहीं तो उससे कुछ कहा। वो बस अपने बेबी ब्रदर को अपने आर्म्स में होल्ड किए हुए था, उसके पीठ को सहला रहा था, उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। शिचन कहते हैं, वांगजी तुम बाथरूम में जाओ और थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। अचानक से वांगजी बेचैन सा हो गया। वो बोला, गगा, अगर मैं चला गया और इतने बीच में विंग की नींद खुल गई तो अगर गगा विंग ने आपको काफ़ी वक्त से नहीं देखा है और अगर वो अचानक से चौंक गया तो। वांगजी के ख्यालों को सुन करके शिचन ने हल्का सा स्माइल किया, जो कि हमेशा उनके फेस पर बरकरार रहती थी। उन्होंने कहा, वांगजी अगर मिस्टर वे नींद से जाग भी जाते हैं तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम फ्रेश होने के लिए गए हो और जल्दी ही वापस आ जाओगे, ठीक है। वांगजी की आंखें उसकी चेयर पर जहाँ पर वो बैठा हुआ था ना, डर की वजह से वहीं पर मतलब चिपकी हुई थी, उसकी नजर से हट नहीं रही थी, उसका मन नहीं था वहाँ से जाने का। तभी शिचन धीरे से कहते हैं, आसान, तुम थक चुके हो, ये काफ़ी मुश्किल समय है, स्ट्रेसफुल समय है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें विंग के लिए रहना है, लेकिन अगर तुम मिस्टर वे के लिए रहना चाहते हो तो तुम्हें भी तो खुद को हेल्दी रखना होगा ना। अगर तुम ही बीमार हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो जाकर के कैफेटेरिया से और फिर वापस आओ। मैं वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक होगा। वांगजी सोचता है कि जेंग चेंग का क्या। वो इस बारे में शिचन से बात करना चाहता था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि उसे काफ़ी रूड फील हो रहा था। वांगजी भले ही जियांग चेंग को नहीं पसंद करता था, लेकिन उसका भाई यानी कि शिचन जियांग चेंग को पसंद करता था और इसका रीज़न आज तक वांगजी को समझ में नहीं आया था। और अपनी प्रॉब्लम की वजह से वांगजी अपने भाई शिचन और जियांग चेंग के बीच में कोई दरार पैदा नहीं करना चाहता था। ये एक सबसे लास्ट थिंग थी जो वो कर सकता था। वांगजी ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर अपने कांपते हुए पैरों से खड़ा हुआ। उसने एक आखिरी बार जाने से पहले अपने प्यार विंग की ओर देखा। उसने दरवाज़ा खोला और फिर वो वहाँ से चला गया। 1 घंटा बीत चुका था, ऑलमोस्ट 1 आवर। इसके बाद वांगजी रूम में वापस लौटता है। उसका चेहरा अब आंसुओं से नहीं भरा हुआ था और उसने कुछ खाना भी खा लिया था। तभी वांगजी को विंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है, शिचन, गागा, ये सच नहीं है ना? क्या वांगजी ने सच में ऐसा किया है? वांगजी को अपने फियांसे विंग की हंसने की आवाज़ आ रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा ना खुश नज़र आ रहा था। शिचन विंग की बातों को सुनकर फिर स्माइल करते हैं और इस चीज़ का इंश्योर करते हैं कि जो उन्होंने कहा है विंग से वो सब बिल्कुल सच था। लेंजन रूम में आता है और कहता है, विंग श्योंगज़ेंग। विंग की ब्यूटीफुल ग्रे आइज़ वांगजी की तरफ मुड़ जाती हैं और अचानक से उसके फेस पे जो हल्की स्माइल थी ना वो और ज़्यादा बड़ी और ब्राइट हो जाती है। विंग शरारत भरे अंदाज में कहता है, लज्जा, क्या ये सच है कि तुम्हारे पास एक सीक्रेट डायरी है जो तुमने अपने पास रखी हुई है जब तुम मुझसे मिले थे? वांगजी अपने भाई की ओर मुड़ता है। उसके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा था कि शिचन ने कितना बड़ा धोखा दिया है वांगजी को। विंग कहता है, नहीं लज्जा, मेरी ओर देखो। उसने तभी अपने हैंडसम से फियांसे लान वांगजी के हाथ को पकड़ लिया और कहा, आई एम सॉरी। शिचन ने कहा, आई एम सॉरी आजान, लेकिन वो सच में ना इसे दिल से नहीं बोल रहा था। और तभी वो विंग को कहते हैं, मिस्टर वे। तो विंग कहता है, शिचन काका, मैंने आपसे कहा है ना कि आप मुझे मेरे नाम से मतलब बुलाया करो। तो शिचन कहते हैं, ओके मैं माफ़ी चाहता हूँ।
तो शिजन कहते हैं कि जब विंग की नींद खुली तो वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड था कि मैं यहाँ पर क्यों था। तो मैंने उसे समझाया कि तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है और तुम अभी कुछ खाना खाने के लिए गए हो आज़ान। तो इसके बाद विंग और मैं एक-दूसरे से कुछ बातें करने लगे और मैं विंग को तुम्हारी यूथ के कुछ कहानियाँ सुना रहा था और तभी अचानक से मेरे मुँह से वो उस डायरी के बारे में निकल गया जो कि तुमने तब से रखी हुई थी जब जियांग फैमिली क्लाउड रिसर्च से चली गई थी। वांग जी को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके कान बिल्कुल रेड एंड हॉट हो गए हैं। वांग जी ने जो अपने पास डायरी रखी हुई थी जो कि विंग से मिलने के बाद उसने बनाई थी, उसने लिखा था कि वो विंग से कितना ज़्यादा प्यार करता है, अनकंडीशनल लव करता है। वो डायरी ही एकमात्र रास्ता थी वांग जी को अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि वांग जी कभी किसी से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता था, बात नहीं करता था। तभी विंग रिपीट करता है, अच्छा तुम्हारे कान तो बिल्कुल रेड है, मुझे पता है कि तुमने किया है। इट्स ओके लज्जा, मुझे लगता है कि काफ़ी रोमांटिक है। वांग जी ना मतलब हेवली ब्रीथ कर रहा होता है। फिर वो धीरे धीरे कदमों से अपने लवर विंग के पास जाता है और वो उसके फोरहेड पर एक जेंटल किस करता है तो और कहता है, विंग मैं उस वक्त तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाता था ना, तो मैं सिर्फ उस डायरी में लिखता था। विंग वांग जी को ना पकड़ लेता है, अपने एम्ब्रेस में ले लेता है, कहता है मुझे लगता है काफ़ी क्यूट है, क्या मैं उसे रीड कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता है एक दिन। तभी अचानक से शिचन खांसते हैं क्योंकि वांग जी और विंग तो भूल ही चुके थे कि शिचन भी वहाँ पर मौजूद हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं यहाँ से अपनी लीव लेना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों को डिस्टर्बेंस हो। ये अगर शिचन अपनी जगह से उठे और विंग ने अपना सिर हाँ में लाया और फिर वांग जी की ओर देखा। तभी शिचन बोले, विंग क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं अपने भाई को 1 मिनट के लिए तुमसे चुरा लूँ। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स, बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है शिचन काका, ऑफ कोर्स नॉट। वांग जी और शिचन एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हॉस्पिटल के हॉलवे में थे, काफ़ी कंफर्टेबल थे एक दूसरे से बात करने में। वो दोनों देख रहे थे लोगों को जो कि रूम से बाहर जा रहे थे, आ रहे थे, बड़ी बड़ी फैमिली, क्योंकि हॉस्पिटल था तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी थे, नर्सेस भी थे, कई सारे लोग भी थे। और एक पॉइंट पर वांग जी को एक लिटिल बॉय दिखाई देता है जो कि एक रूम में बैठा हुआ था। वो अकेला था और कलर कर रहा था। तभी शिचन ने कहा, आसान, मिस्टर वे काफ़ी मैच्योर हैं और वो काफ़ी खुश भी लग रहे हैं। मैं तुमसे कह सकता हूँ कि वो बहुत खुश हैं तुम्हारे साथ। वांग जी ने तभी तुरंत जवाब देते हुए कहा, हाँ वो बहुत खुश है विंग, वो सबसे खूबसूरत चीज़ है जो मेरे साथ हुई है काका। लालजी चैन ने हल्का सा स्माइल किया और उन्होंने अपने भाई की तरफ वार्म वे में देखा और कहा, आज़ान मैं ये सुनकर काफ़ी खुश हूँ। शिशन ने तभी वांग जी की ओर देखा जो कि थोड़ा सा ना अम्यूज लग रहा था और उन्होंने कहा, वांग जी मुझे कभी इस बारे में क्यों नहीं पता चला कि तुम दोनों एंगेज हो चुके हो, मतलब तुम दोनों ने एंगेजमेंट कर लिया है। तो वांग जी कहता गागा। वांग जी को थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा था कि उसने ये न्यूज़ अपने शियोंग जैंग से शेयर नहीं करी थी, लेकिन जब उसने विंग को प्रपोज़ किया था तो वो दोनों इतना ज़्यादा मतलब चीज़ों में मतलब कवर अप थे कि और इतना ज़्यादा मतलब प्यार कर मतलब था उनके बीच में कि उन्होंने एंगेजमेंट भी कर ली थी और किसी को इस बारे में इन्फॉर्म भी नहीं किया था। वांग जी शिजन अपने छोटे भाई लान वांग जी के गिल्टी फेस को देखकर थोड़ा सा ना हल्का सा स्माइल करते हैं और कहते हैं कि आज़ान बुरा मत फील करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ, जान सकता हूँ कि मतलब ये सब कैसे हुआ, तुमने विंग को कैसे प्रपोज किया और कैसे तुम्हें एंगेजमेंट हुई। तो वांग जी धीरे से कहता है। कुछ टाइम बाद वांग जी वापस लौटता है रूम में और वो विंग को पुडिंग खिला रहा था। तभी वांग जी ने उसके यानी कि विंग के माउथ में लास्ट बाइट दिया। विंग ने कहा, लज्जा 3.5 हफ्ते बीत चुके थे इस इंसिडेंट के बाद से। विंग लगातार रिकवर कर रहा था क्योंकि उसे दवाइयाँ दी जा रही थी, प्रॉपर स्लीप मतलब प्रॉपर नींद ले रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक बेचैनी सी थी। विंग कहता है, लज्जा क्या हम बाहर चल सकते हैं, मुझे बहुत बेटर फील होगा और आज कितना अच्छा दिन है ना, क्या हम पिकनिक मना सकते हैं। वांग जी ने अपनी बुक को क्लोज किया और जो एम्प्टी कप था उसे उठाया बाहर फेंकने के लिए। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हारा प्रोस्थेटिक स्पेशलिस्ट से, प्रोस्थेटिक मतलब जो होता है ना नकली पैर जो मतलब बनाते हैं उनको प्रोस्थेटिक स्पेशलिस्ट कहा जाता है। तो वांग जी ने कहा, विंग तुम्हारा प्रोस्थेटिक स्पेशलिस्ट से 3 घंटे में अपॉइंटमेंट है और तुम्हें रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, अपनी एनर्जी बचाने की भी। विंग को वांग जी का आंसर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और उसने अपने आर्म्स को फोल्ड कर लिया। वो बोला, लज्जा कितने मतलब मीन होना, और ये तुम्हारा विंग बस सो रहा है, जाग रहा है,
हॉस्पिटल का बेकार सा खाना खा रहा है, पिछले कितने हफ्तों से वो घर नहीं गया है और साथ ही उसने अपने बेड पर नींद भी नहीं ली है। लज्जा, और हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी नहीं हुए कितने हफ्तों से। अचानक से वांग जी को ना हंसी आ जाती विंग की कंप्लेन सुन करके। ये बीते हुए कुछ लास्ट वीक्स वांग जी और विंग दोनों के लिए काफ़ी हार्ड थे, मतलब मुश्किलों से भरे थे, खास करके रात में, क्योंकि वांग जी को यहाँ पे रुकने का अलाउ नहीं किया जाता था। उसे रात में अपने बेड पर ही आकर लेटना पड़ता था अकेले, और उसे वो भयानक सपने हर रात सताते थे कि कैसे विंग के साथ वो हादसा हुआ था, और विंग को भी नाइटमेयर्स आते थे, डरावने सपने आते थे, मतलब जो भी चीज़ें हुई थी उसके साथ। दोनों की ही नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। लेकिन जब वांग जी विंग के पास जाता था तो वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे, और विंग का जो छोटा सा बेड था हॉस्पिटल में, उसी पे ही वो और वांग जी एक साथ लेट जाते थे ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ देर तक सो सकें। ऑफ कोर्स विंग अभी भी घर पर नहीं था, वो हॉस्पिटल में ही था, और उन दोनों की जो हर दिन की एक्टिविटी थी वो होल्ड पर हो गई थी। वांग जी को विंग के साथ इंटीमेट होना अच्छा लगता था, लेकिन उसे विंग के साथ होना ज़्यादा अच्छा लगता था। तभी वांग जी विंग के गाल पर किस करता और कहता है, पेशेंस पेशेंस रखो विंग। तो विंग कहता है, लज्जा प्लीज़ आप तुम ना अपने फैमिली रूल्स को मुझसे ना बताना शुरू मत करो। मैं पिछले 3-4 हफ्तों से बेड पर पड़ा हुआ हूँ, मुझे कुछ करना है, कुछ तो प्लीज़ लव, मैं बोर हो गया हूँ यहाँ पर। विंग वांग जी को देख कर मुँह बनाता है, और तभी वांग जी अपने साइलेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है। वो धीरे से रूम के बाहर निकलता है और वो किसी से कहता है कि प्लीज़ क्या आप एक व्हील चेयर प्रोवाइड करवा सकते हो, जबकि इधर विंग खुशी से ना मतलब भर गया होता है और वो अपने हैंड से एक बच्चे की तरह क्लैप कर रहा होता है। जब वांग जी आता है अंदर तो वो विंग को बहुत सारे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। हालांकि स्प्रिंग टाइम था और विंग अभी भी काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। वांग जी व्हील चेयर को आगे पुश करते हुए ले जा रहा था एलिवेटर्स की तरफ। वो कहता है, विंग अच्छे से रहना। विंग चेयर पर ना इधर उधर हो रहा था ना, वो रुक जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है, और उसकी आंखें ना प्यार और लस्ट दोनों से भरी हुई थी। तो विंग कहता है, लाना काका, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो क्या आप मुझे पनिश करोगे? लेकिन वांग जी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, और वो एलिवेटर के पास गया जहाँ पर दरवाजे ओपन हो रहे थे। तभी एक टॉल मैन जिसने सूट पहना हुआ था और उसके साथ सेम वही लिटिल बॉय था जिसे वांग जी ने अभी कुछ टाइम पहले ही देखा था। उस लिटिल बॉय की आंखें वांग जी से मिली और एकदम से वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया और अचानक से रोने लगा। वांग जी तो बिल्कुल शॉक्ड था, उसने तो कुछ किया भी नहीं था, तो वो बच्चा क्यों रोने लगा था? वांग जी तो बस विंग के पीछे खड़ा हुआ था और वो अपना टर्न आने का वेट कर रहा था। विंग कभी बॉय की तरफ देखता, उस यंग बॉय की तरफ देखता, कभी वांग जी की तरफ देखता, मतलब उसकी नज़रें इधर-उधर हो रही थी। तभी विंग ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लिटिल बॉय स्निफल करते हुए कहता है, मेरा मेरा नाम आयुआन है। विंग ने स्माइल किया और कहा, अरे ये तो काफ़ी अच्छा नाम है लिटिल मिस्टर। मेरा नाम विंग है और ये, उसने वांग जी की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, ये है मेरा फियांसे लज्जा। ये थोड़ा डरावना है ना? लिटिल बॉय उस मैन के पीछे छुप गया जिसने सूट पहना हुआ था, और वो विंग की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था। विंग कहता है, इट्स ओके। मुझे भी लगता था कि मेरा फियांसे थोड़ा सा स्केरी है, लेकिन तुम्हें पता है ये असल में काफ़ी ना अच्छा पर्सन है। इसकी जो आंखों का कलर ना, ये बस ऐसा दिखाती है काफ़ी टेंशन में रहता है ना? लिटिल बॉय आयुआन धीरे से उस मैन के पीछे से आगे आया जो कि अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ था, और वांग जी ये सब देख रहा था। आयुआन ने कहा, मिस्टर आपके पैरों को क्या हुआ? विंग अभी भी मुस्कुरा रहा था और उस पर छोटे से बच्चे की तरफ देख रहा था जो बड़ी बड़ी आंखें किए हुए विंग की ओर देख रहा था। उसकी आंखें विंग के पैर पर ही फोकस्ड थी। तो विंग बोला, ये विंग ना, ये किसी चीज़ में फंस गया था और मैं बहुत मुसीबत में था। डॉक्टर्स ने कहा कि मेरे पैर को रिमूव करना पड़ेगा मेरी जान बचाने के लिए। आयुआन, अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि मेरे पैर क्यों नहीं है? लिटिल बॉय विंग की तरफ देखने लगा और उसने हल्का सा स्माइल किया अपना सिर हिलाने से पहले। आयुआन कहता है, आयुआन, मिस्टर वे, आयुआन आपकी बात समझ रहा है। फिर उसने धीरे से वांग जी की ओर देखा। वो वांग जी को देखकर काफ़ी नर्वस हो गया था। वो बोला, आई एम सॉरी मिस्टर, मैं रोने लगा था। मेरे अंकल ने मुझसे कहा कि मैं रो नहीं सकता हूँ, अगर मैं रोया तो मुझे मार पड़ेगी।
और इसकी वजह से वांग जी और विंग एकदम से शॉक्ड हो गए। क्या उन्होंने सच सही सुना था? वो जो मैन खड़ा हुआ था, जो अभी तक बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ था और अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा था, उसने अचानक से आई युआन के हैंड को पकड़ा और अपनी तरफ खींचने लगा। तो आई युआन, विंग बोला, नहीं रुक जाइए सर, एक मिनट। उसने कोशिश करी आई युआन का दूसरा हाथ पकड़ने की, लेकिन उस मैन ने जिसने सूट पहना हुआ था उसे नहीं सुना और वो लगातार चलता रहा। विंग ने कहा, लज्जा प्लीज़ उसे लेकर के आओ, मैं ना पुलिस को मतलब कॉल करूँगा। वांग जी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, जो कि विंग साफ साफ देख पा रहा था। विंग कहता है, लज्जा इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, लेकिन शायद वो बच्चा ठीक नहीं है। वांग जी ने हल्का सा सिर अपना हाँ में लाया और फिर उसने विंग को थोड़ा सा साइड में किया ताकि कोई विंग से टकरा ना जाए। और इसके बाद वो उस डायरेक्शन में भागा जिधर वो मैन आई युआन को लेकर के गया था। वांग जी उस मैन के पास पहुंचा और बोला, एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद सुनते ही आई युआन वांग जी की ओर मुड़ा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और काफ़ी वो डरा हुआ था। वांग जी कहता है, आई युआन, क्या तुम मुझे और विंग को लंच पर ज्वाइन करना चाहोगे? उसने आई युआन के लिटिल हैंड्स को पकड़ लिया था। वो मैन वांग जी को देखने लगा। वो बोला, मिस्टर लैन, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप और आपका फियांसे इस बच्चे से दूर रहिए। वांग जी उस मैन की ओर देखने लगा। कोई रीज़न था जो थोड़ा सा ना फैमिलियर लग रहा था। वांग जी कहता है कि मेरे फियांसे के साथ कुछ गलत नहीं है और मैं बस आई युआन को हमारे साथ लंच कराना चाहता हूँ। वो मैन जो कि डार्क सनग्लासेस पहने हुए था, उसने उन्हें उतार दिया और फिर वांग जी को समझ में आ गया कि वो दरअसल बात किससे कर रहा था। वो था वेन जूलियो, वेन फैमिली का राइट हैंड मैन, जो कि काफ़ी क्लोज था वेन फैमिली के। और वेंस जियांग लैन, जिन और नियक लैन के तरह ही ना काफ़ी प्रेस्टिजियस माने जाते थे। वेन जूलियो ने रिपीट किया और कहा, मिस्टर लैन, ये वेन रोहान का नेफ्यू है ये बच्चा, और अगर आप चाहते हो कि लैन फैमिली के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, आप लोग मुसीबत में ना पड़ो, तो मैं यही कहूँगा कि आप इस बच्चे को जाने दो। वांग जी ने आई युआन की ओर देखा। तभी उसने चेक किया कि कहीं उसकी बॉडी पर कोई चोट के निशान तो नहीं है, लेकिन थैंकफुली कोई चोट के निशान दिख नहीं रहे थे। वांग जी कहता है, आई युआन, विंग और मैं काफ़ी खुश होंगे अगर तुम हमें लंच पर ज्वाइन करो और हम पिकनिक मनाएंगे और इसमें काफ़ी यमी फूड भी होगा। आई युआन का लोअर लिप डर के मारे कांपने लगा जब वो वांग जी की ओर देख रहा था। तभी वेन जूलियो ने रिपीट किया और कहा, मिस्टर लैन, इस बच्चे से दूर रहिए। तभी वांग जी ने तेज़ कदमों से उस आदमी को तभी वांग जी ने अचानक से वेन जूलियो के हाथ को पकड़ लिया और उसे ट्विस्ट कर दिया और कहा, अगर फिर से तुमने मेरे ऊपर हाथ रखा, क्योंकि वेन जूलियो ने वांग जी के शोल्डर पर हाथ रख दिया था। वांग जी कहता है, अगर फिर से तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा ना, तो मुझे वक्त नहीं लगेगा इसे तोड़ने में। तभी वांग जी ने इसके बाद आई युआन को अपने दूसरे हाथ से उठाया और ऊपर उठ गया और उसने वेन जूलियो को अपने घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। वो बोला, वो तुम हो जो इस बच्चे के करीब नहीं आओगे। इसके बाद वांग जी आई युआन को ले करके वहाँ से चला गया। आई युआन बोला, तुम ना बहुत बहुत स्कैरी हो। तो वांग जी कहता है, सॉरी। आई युआन कहता है, इट्स ओके, अगर आप बैडमैन के प्रति ना स्कैरी हो, ये तो आपको एक सुपर हीरो बनाता है ना। वांग जी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने कहा, नहीं आई युआन, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ। आई युआन ने अपना सिर नाम में हिलाया। उसने कहा, मुझे लगता है मिस्टर लैन आप सुपर हीरो हो, और साथ ही उसने इधर उधर नज़र घुमाई और धीरे से कहा, मिस्टर वे का काफ़ी सुंदर फेस है, और सिर्फ सुपर हीरोज़ ही तो होते हैं जिन्हें प्रेटी लोगों से शादी करने का मौका मिलता है। वांग जी ने जब आई युआन की बातें सुनी ना, तो उसे ना हंसी आने लगी। उसे मतलब आई युआन ने जो उसे लॉजिक दिया था ना, उसकी वजह से उसे हंसी आने लगी थी। वो कहता है, विंग बहुत सुंदर है। और फिर वो और आई युआन वहाँ पे जाने लगे जहाँ पे विंग था। तभी उसने देखा विंग किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और वो काफ़ी गुस्से में था। वो कहता है, मुझे मतलब नहीं है, अगर वेंस ने इस हॉस्पिटल को ओन कर रखा है, एक बच्चा है जिसे पूरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है और मैं उसे रिपोर्ट करना चाहता हूँ। विंग किसी से गुस्से में फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वांग जी अपने फियांसे
को देख रहा था, जिसने गुस्से में अपने फ़ोन को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसके मुट्ठी मतलब एकदम वाइट हो चुकी थी। लेकिन वी ने तभी फ़ोन को गुस्से में कट कर दिया। वो गुस्से से हाँफ रहा था। बोला, तुम्हें पता भी क्या है? हाँ। उसने फ़ोन कट कर दिया। वांग जी ने धीरे से अपना हाथ विंग के शोल्डर पर रखा और कहा, विंग। विंग ने वांग जी की ओर देखा, फिर अपनी आइज़ को कुछ देर के क्लोज कर लिया। उसने कहा कि ये हॉस्पिटल वेंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उनकी ओनरशिप में है और कितना ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, यहाँ तक कि यहाँ की पुलिस भी उन्हीं के हिसाब से चलती है। आयुआन विंग की ओर नर्वस वे में देख रहा था। उसने तभी धीरे से अपना छोटा सा हाथ विंग के सिर पर रखा। उसने कहा, मिस्टर वे, आप उदास मत हो। आयुआन आपको और मिस्टर लैन को लंच के लिए ज्वाइन करेगा। विंग की आंखें अचानक से ना ओपन हो गई और तभी उसने जब आयुआन को अपने सामने देखा तो काफ़ी रिलैक्स फील करने लगा। उसने राहत भरी सांस ली और कहा, आयुआन। उसने आयुआन को अपने आर्म्स में ले लिया। लैन वांगजी ने केयरफुली आयुआन को विंग के हाथों में सौंपा। विंग ने आयुआन को अपने लैप में बैठा लिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर लिया। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, तुम्हें ये बैड वर्ड्स सुनने पड़े। और आयुआन बोला, इट्स ओके मिस्टर वे, मेरे अंकल ने कहा है कि मेरे अंकल बिना इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। विंग ने आयुआन की तरफ देखकर हल्का सा स्माइल किया और कहा कि ये वर्ड्स एक चाइल्ड के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तभी उसने कहा कि क्या मैंने लंच के बारे में सुना? लास्ट क्वेश्चन जो था ना वो वांग जी की तरफ मतलब एम किया गया था, जो अभी 1 घंटे पहले ही विंग से बोला था कि उसका प्रोस्थेटिक स्पेशलिस्ट के साथ मीटिंग है और विंग ने जब उसे बाहर ले जाने के लिए कहा था तो वांग जी ने मना कर दिया था। आयुआन का चेहरा खुशी से चमक उठा जब विंग ने अपना सिर हाँ में हिलाया। आयुआन बोला, हाँ, मिस्टर लैन ने मुझे इनवाइट किया है पिकनिक के लिए और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे अच्छा अच्छा खाना भी खिलाएंगे। वांग जी देख रहा था कि कैसे उसका फियांसे विंग आयुआन के कान में कुछ कह रहा था और इसकी वजह से आयुआन के फेस पर स्माइल आ गई थी। वो बच्चा शर्माते हुए कहता है, मिस्टर लैन, मिस्टर वे ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप उन्हें अच्छे से ट्रीट करोगे और उन्हें बहुत सारा स्पाइसी फूड खिलाओगे। तो विंग ने तभी आयुआन को अपने गले से लगा लिया और कहा, आया बच्चे, हम ना बहुत जल्दी तुम्हारे परसुएशन मतलब किसी को मनाने के तरीके पे ना वर्क करेंगे। लिटिल आयुआन ने विंग की शर्ट को पकड़ लिया और उसने अपने चेहरे को, अपने फेस को विंग के चेस्ट के पास रख लिया। उन दोनों के हार्ट्स बीट कर रहे थे। विंग छोटे से आयुआन को अपने आर्म्स में लिए हुए था। ऑफ कोर्स वांग जी और विंग ने बच्चे के बारे में बात की थी कि वो एक बच्चा गोद लेंगे। विंग को बच्चे बहुत पसंद थे और वो उनके साथ काफ़ी अच्छे से वर्क भी कर सकता था। वांग जी को सिर्फ एक फैमिली चाहिए थी विंग के साथ, लेकिन शुरुआत में जब उसने बच्चों के बारे में सुना ना तो वो काफ़ी डर सा गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं वो एक बैड फादर ना साबित हो। मतलब वो उसे लगता था ना कि वो अच्छे से अपने बच्चे केयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वांग जी के खुद के फादर ने उसे नेग्लेक्ट किया था और वो वांग जी को ज़्यादा टाइम नहीं देते थे और इसकी वजह से वांग जी को उसके अंकल ने यानी कि लानकुरन ने पाल पोस के बड़ा किया था। वांग जी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा अगर उसने खुद के बच्चे के साथ ऐसा किया, यानी कि अपने और विंग के बच्चे के साथ कभी भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे विंग और वांग जी के बीच में बातें होती रहती थी बच्चों को लेकर के, धीरे धीरे वांग जी के थॉट्स चेंज होने लगे, क्योंकि उसे पता था कि विंग को बच्चों से बहुत प्यार है और विंग की खुशी तो वांग जी के लिए सबसे ऊपर होती थी। और वांग जी ने सोच लिया था कि बहुत जल्दी ही वो अपनी फैमिली की शुरुआत करेंगे। तभी विंग कहता है, क्या हम सब बाहर जाने के लिए तैयार हैं? तो वांग जी ने धीरे से कहा, वो बोला, विंग क्या खाना चाहता है? ये सुनते ही विंग का चेहरा ना खुशी से चमक उठा। वांग जी नियर बाय वीगन रेस्टोरेंट में गया, जहाँ पर थैंकफुली स्पाइसी डिशेस थी जो कि विंग की पसंदीदा थी। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ ये था कि विंग को बहुत कम लिटिल स्पाइस खाने को मिला था और उसमें मीट नहीं था। लिटिल आयुआन को ग्रिल्ड टोफू और ब्रोकोली मिली थी और वो काफ़ी खुश था और वो जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगा था। विंग ने तभी प्यार से आयुआन के सिर को सहलाते हुए कहा, आयुआन धीरे धीरे खाओ, नहीं तो तुम्हारे गले में ना खाना अटक जाएगा। आयुआन के लिटिल
चीक्स जो थे ना वो एम्बैरेसमेंट की वजह से ना ब्लश करने लगे थे, लेकिन उसने विंग की बात मानी और वो धीरे धीरे खाना खाने लगा। जब इसके बाद आयुवान ने अपना खाना फिनिश कर लिया तो उसने वांग जी और विंग दोनों को बो किया। तो विंग बोला और वांग जी भी बोला कि तुमको हमें बो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आयुवान ने अपनी नज़रें साइड में घुमाई। उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन साफ साफ नज़र आ रहा था। वो बोला, मिस्टर वे, लेकिन क्यों नहीं? मेरे अंकल ने तो कहा है कि ये काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल है अगर मैं किसी को बो ना करूं। उसने कहा कि मेरे अंकल ने कहा है कि ये काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल है। तो वांग जी ने उसे कहा, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं, डिसरिस्पेक्टफुल। तो आयुआन बोलता है, हाँ हाँ सही कहा, अंकल ने कहा है कि ये बुरा है और अगर आयुआन ने पूरे तरीके से बिहेव किया तो आयुआन की पिटाई होगी। वांग जी ने जैसे ये बात सुनी उसे अपने दिल में एक बेचैनी से महसूस हुई, क्योंकि उसके सामने फिर से वैन फैमिली का जिक्र हुआ था और उसे अच्छे से पता था कि वैन फैमिली का जो हेड था वो काफ़ी अब्यूसिव नेचर का था। बीइंग वो सिचुएशन समझ में आ रही थी क्योंकि वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता था। वो बोला, वेल कभी कभी तुम एडल्ट्स को बो कर सकते हो, लेकिन अगर वो तुमसे कह रहे हैं आयुआन कि ये ज़रूरी नहीं है तो आयुआन तुम्हें ये करने की ज़रूरत भी नहीं है, समझे तुम? आयुआन इस बात को समझ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका माइंड बहुत सारी बातों से प्री ऑक्यूपाइड था। उसे इतना ज़्यादा सिखाया जा चुका था कि उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या करे। तभी वो कहता है, ओके मिस्टर वे, आयुआन तो अभी बस 6 साल का है, मैं बस अभी 6 साल का हुआ हूँ। मेरी आंट शिंग ने मुझसे कहा है कि अब मैं एक बड़ा बच्चा बन चुका हूँ, बिग बॉय बन चुका हूँ। वांग जी को ये नाम बड़ा ही जाना पहचाना सा लगा, शिंग, वेन शिंग। तो वांग जी ने धीरे से कहा, आयुआन क्या तुम्हारी आंट यहाँ पे वर्क करती हैं? ये सुनते ही आयुआन की आंखें चमक उठी और उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। वो बोला, हाँ, आंट शिंग यहाँ पर डॉक्टर है जो लोगों को नए नकली पैर और इस तरह की चीज़ें मतलब लगाने में हेल्प करते हैं। ये काफ़ी अजीब है क्योंकि मुझे तो लगता था कि लोगों को पैर और हाथ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विंग ने जब आयुआन की बातें सुनी तो वो हल्का सा हाथ पड़ा क्योंकि आयुआन काफ़ी क्यूट नज़र आ रहा था। तो वांग जी कहता है, विंग ये वही डॉक्टर है जिससे हम आज मिलने वाले हैं। विंग तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। तो उसने कहा, क्या? और उसी जगह आयुआन तो खुशी से चहक उठा और वो मतलब काफ़ी खुश था क्योंकि उसकी आंट से वो लोग मिलने जा रहे थे। तो वो बोला, यस यस, आयुआन अपनी आंट शिंग से मिल पाएगा। आयुआन कभी भी आंट शिंग को नहीं देख पाता है क्योंकि अंकल उन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आयुआन को पता नहीं कि ऐसा क्यों है। विंग ने अपने आर्म्स को ओपन किया ताकि आयुआन उसके हाथ को पकड़ सके और आयुआन ने खुशी से उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग ने फिर आयुआन को अपने आर्म्स में ले लिया और अपने चिन को उसके हेड के ऊपर रखा। विंग, वांग जी और आयुआन इसी तरह से थे जब तक उनका अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं आ गया था। वो दोनों आयुआन को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, तो इसलिए विंग और वांग जी ने डिसाइड किया कि वो आयुआन को अपने साथ अपॉइंटमेंट में लेकर के जाएंगे, जिसकी वजह से आयुआन काफ़ी खुश नज़र आ रहा था क्योंकि वो अपनी आंट से मिलने वाला था। वेन शिंग कहती हैं, आयुआन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई थी। तो आयुआन कहता है, ये जो अच्छे अच्छे गागा है ना, ये मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, इन्होंने मुझे खाना खिलाया है। आयुआन ने काफ़ी लंबे वक्त से कुछ अच्छा खाना नहीं खाया था। वांग जी डॉक्टर वेनशिंग की ओर देख रहा था जिसने अपने मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था जब उसने अपने नेफ्यू की बातें सुनी। विंग ने अपने गले को साफ करते हुए कहा और फिर उसने वांग जी की ओर देखा। विंग ने कहा, वांग जी क्या तुम आयुआन को बाहर ले जाओगे? अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। क्योंकि सच ये था कि वो जानना चाहता था कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। जब वो वापस आ रहे थे, यानी कि वांग जी और आयुआन, तो विंग ने वांग जी से कहा था कि वो डॉक्टर वेन से सिचुएशन के बारे में बात करना चाहता है कि आयुआन के साथ हो क्या रहा है, और उसने कहा था वांग जी से कि वो आयुआन को थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्ट करे। वांग जी ने विंग की बात मानी और वो आयुआन को अपने साथ बाहर लेकर के